समधन जी, तो क्या आप लोग नहीं आ रहे हैं? अरे समधन जी, हम बाद में बारसा के कार्यक्रम में आ जाएंगे। अभी तो रीता और नीलेश ही आ जाते हैं और मेरे घुटनों में भी बड़ी समस्या है। ठीक है समधन जी, फिर जरूर आइएगा आप। हाँ जरूर समधन जी। रीता, रीता बेटा, तैयार नहीं हुए क्या? तुम्हारी मम्मी का फोन आया है, सारे मेहमान आ गए हैं। जी मम्मी जी, बस 5 मिनट। माला, तुम भी चली जाओ बहू के साथ। अरे नहीं जी, अभी तो सिर्फ गोद भराई का कार्यक्रम है। जब कोई नन्ना मुन्ना आ जाएगा और कोई बड़ा कार्यक्रम करवाएंगे तब चलेंगे हम सब। माँ, आप लोग भी चलते तो अच्छा लगता। हाँ बेटा, यही तो कह रहा हूँ मैं तुम्हारी माँ से। मैं फिर चलूंगी बेटा, वैसे भी मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द है। बस मम्मी, कुछ ही महीनों की बात है, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, आपके घुटनों का भी ऑपरेशन हो जाएगा। चलिए जी। अरे रीता बेटा, उपहार कहाँ है? क्या ऐसे ही जाओगी तुम? नहीं मम्मी जी, इन्होंने उपहार कल ही खरीद लिया था, गाड़ी में ही रखा हुआ है। सुनो बेटा, अब होने वाले बच्चों की इकलौती बुआ हो तुम, इसलिए निछावर या देने लेने के लिए कंजूसी मत करना, दिल खोल कर खर्च करना बेटा। जी मम्मी जी, लेकिन आप लोग भी चलते तो अच्छा लगता। हाँ बेटा, हम लोग बाद में चलेंगे, अभी तुम लोग चले जाओ और जल्दी निकलो। 2 बार फोन आ गया है सुबह से तुम्हारी मम्मी का, वहाँ सारे मेहमान आ गए हैं। जी ठीक है मम्मी जी। और मम्मी जी, आपने दोपहर वाली दवाई नहीं ली है, इसलिए खाना खाने के बाद ध्यान से दवाई ले लेना आप। हाँ बेटा, ले लूंगी मैं, जाओ तुम लोग। अरे रीता बेटा, आने में बड़ी देर कर दी तुमने। हाँ मम्मी, वो बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से सुबह से बच्चों के लिए बहुत काम हो जाता है मुझे घर में। अरे नीलेश बेटा, कैसे हो तुम लोग? बड़े दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। जी बुआ जी, सब लोग बढ़िया हैं। अरे हमारी समधन जी को तो लेकर आना था बेटा। वो क्या है बुआ जी, मम्मी घुटनों से परेशान रहती है ना, इसीलिए नहीं आ पाई, लेकिन जब बारसे का कार्यक्रम होगा तो मम्मी जरूर आएंगी। अच्छा ठीक है बेटा, सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, जाओ तुम जल्दी से अपनी भाभी को लेकर आ जाओ। ठीक है मम्मी। आप चाय नाश्ता कुछ लीजिए ना दामाद जी। जी मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं ले लूंगा। हमारी रीता बड़ी किस्मत वाली है देव की, जो इतना अच्छा ससुराल मिला है। समधी समधन जी भी कितने अच्छे हैं, और नीलेश बेटा, नीलेश का तो क्या ही कहना। हाँ जी, ये तो है, बड़े ही अच्छे लोग हैं उसके ससुराल वाले। अरे सरिता बिटिया भी आ गई। अरे आओ बेटा, कैसी हो तुम? जी मासी, सब बढ़िया है। जाओ जल्दी से, रीता भी आ गई है, अपनी भाभी को ले आओ। जी मासी जी। देवकी जी की 2 संतानें हैं, कमलेश और रीता। आज देवकी जी की बहू की गोद भराई की रस्म हो रही है। कितनी सुंदर लग रही हो बिटिया। रीता, अपनी भाभी को काला टीका लगाया है या नहीं? कहीं नजर न लग जाए भाभी को। हाँ बुआ जी। अरे रीता बेटा, कमलेश को भी बुला लो। ये हुई ना बात। चलो भाई, जल्दी जल्दी कार्यक्रम शुरू करो। अरे रीता बेटा, ये उपहार से काम नहीं चलने वाला है, तुम्हारी भाभी तो तुम्हें दोहरी खुशी दे रही है ना, तुम्हारी भाभी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। हाँ बुआ जी, उपहार का डब्बा तो एक है, लेकिन अंदर उपहार 2 है, मेरे भतीजा भतीजी के लिए। इस तरह बहुत ही धूमधाम से देवकी जी की बहू कविता की गोद भराई की रस्म होती है, और शाम तक खाने पीने के बाद सारे मेहमान लगभग अपने अपने घर चले जाते हैं। दीदी, अब मैं ये लहंगा चेंज कर लेती हूँ, बहुत भारी भारी सा लग रहा है मुझे। हाँ भाभी, जाइए चेंज कर लीजिए आप। मुझे बुआ बनने की कितनी खुशी हो रही है, अब तो इंतजार नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कब कब वो नन्हा मेहमान मेरी गोदी में आ जाए और मुझे कब बुआ बुआ कहकर पुकारे। भाभी, अब तो आपको कंफर्टेबल लग रहा है ना? हाँ दीदी, पर बहुत थकान हो रही है मुझे। कोई बात नहीं भाभी, आप यहाँ बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दीदी मेरे लिए चाय नहीं, प्लीज ऑरेंज जूस ले आइए। ठीक है भाभी। अरे मम्मी, आप रसोई में क्या कर रहे हो? ये बताओ, तुम क्या कर रही हो? अभी तुम्हें आराम करना चाहिए ना, पूरे दिन भर तो भाग दौड़ कर तुमने घर का सारा काम संभाला है, और सुबह जल्दी उठकर तुम अपने ससुराल चली जाओगी, और फिर सुबह से ससुराल की भागा दौड़ी में लग जाओगी। कम से कम एक दिन तो आराम करना चाहिए बेटा तुम्हें। क्या मम्मी, आराम ही तो है, कौन सा ज्यादा काम करती हूँ मैं। और वैसे भी रसोई में ना, मैं भाभी के लिए ऑरेंज जूस लेने आई थी। बाकी नंदों से एकदम विपरीत हो बेटा तुम, कितनी सेवा करती हो अपनी भाभी की। क्यों नहीं मम्मी, भाभी हमें इतनी बड़ी खुशी जो देने जा रही है, मैं 2 बच्चों की इकट्ठी बुआ बनने वाली हूँ। अच्छा आप चलकर बैठिए, मैं भाभी के लिए ऑरेंज जूस ले लेती हूँ, और रसोई में जो भी काम है वो सब मैं देख लूंगी, आप चलकर सामने बैठिए। ठीक है बेटा, तू मेरी कहाँ सुनेगी। कमलेश, मुझे तो डिलीवरी की बहुत फिक्र होने लगी है। हाँ मम्मी, 2 बच्चों की देखभाल, और फिर कविता की भी तो देखभाल करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, कविता की भी तो सेवा करनी है हमें, और डिलीवरी के समय भी ना जाने कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा हमें। हाँ ना मम्मी, मुझे भी टेंशन हो रही है, ऑफिस से भी अब मुझे ज्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती। हाँ ना बेटा, घर में भी किसी का रहना कितना जरूरी है, यहाँ तुम्हारे पापा की देखभाल कौन करेगा। और कविता के साथ भी किसी न किसी को हॉस्पिटल में तो रहना ही पड़ेगा। कविता के लिए अलग परहेज का खाना बनाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ तुम्हारे पापा के लिए भी परहेज का ही खाना बनता है। और कविता का ट्रीटमेंट तुम जिस हॉस्पिटल से करा रहे हो बेटा, वो हॉस्पिटल भी हमारे घर से काफी दूर है। कविता की माँ से बात करना था ना बेटा, अगर 10-15 दिन के लिए समधन जी आ जाती तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता। नहीं मम्मी जी, मेरी माँ नहीं आ पाएगी, मेरी माँ के पास और भी तो जिम्मेदारी है ना घर में। और वैसे भी मम्मी जी, ये मेरे ससुराल की समस्या है, मैं क्यों अपनी माँ को घसीटूं इनमें। वैसे भी भाभी के 2 बच्चों की देखभाल करती है मेरी माँ, और उनकी भी तो तबीयत अब कुछ ठीक
कविता, तुम बेकार में ही स्ट्रेस ले रही हो। डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने के लिए साफ मना किया है ना। हम सब हैंडल कर लेंगे, हम तो सिर्फ बात ही कर रहे थे। देखो तुम परेशान मत हो, जाओ कमरे में आराम करो। काहे का आराम कर लूं? मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है। अच्छा तुम चलो कविता, मैं भी आकर तुम्हारे पैरों में तेल की मालिश कर देता हूँ, और जो भी समस्या होगी हम सब हल कर लेंगे, बस तुम परेशान मत हो। अरे कैसी समस्या भाई? अरे बेटा, तेरी भाभी का ट्रीटमेंट जिस हॉस्पिटल से चल रहा है वो हॉस्पिटल हमारे घर से काफी दूर है ना, और फिर दो बच्चों की जवाबदारी, फिर तुम्हारी भाभी की भी देखभाल, और घर में भी तो तुम्हारे पापा को देख रेख की जरूरत पड़ेगी। बस इसी बात को लेकर हम थोड़ा चिंतित हैं। लो कर लो बात अब। अरे मैं बुआ हूँ तो क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो? और वैसे भी भाभी का ट्रीटमेंट जिस हॉस्पिटल से चल रहा है वो मेरे ससुराल के एकदम पास में है, इसलिए देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन बेटा तुम्हें तुम्हारे ससुराल को भी तो संभालना है ना। मम्मी मैं सब संभाल लूंगी, बस आप लोग चिंता मत कीजिए। सुनिए भैया, मैं तो सुबह चली जाऊंगी, लेकिन अमेज़न से एक पार्सल आएगा, प्लीज उसे रिसीव कर लीजिएगा। मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है। क्या बुलवाया है बेटा पार्सल में? मम्मी मैं आने वाले बच्चों के लिए ना बहुत सारे खिलौने और झूला ऑर्डर की हूँ। दीदी ब्रांडेड ही तो ऑर्डर की हो ना अपने बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए छोटे बच्चों के खिलौने और झूले ना बहुत ही सॉफ्ट और किसी अच्छी कंपनी के होने चाहिए। मैंने सबसे अच्छी क्वालिटी के खिलौने और झूले ऑर्डर किए हैं भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मैं बच्चों की बुआ हूँ, मुझे तो अपने भतीजों की बहुत चिंता है। ठीक है भैया, आप कहाँ चले? वो रीता, तुम्हारी भाभी के पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है तो मैं गर्म तेल से मालिश कर देता हूँ। अरे भैया आप क्यों परेशान होते हो? मैं मालिश कर देती हूँ, आप बैठिए आराम से मम्मी के पास। अरे रहने दो बेटा, वैसे भी वो तुम्हारी भाभी है और ननद को अपनी भाभी के पैर नहीं छूने चाहिए। मम्मी भाभी इस समय तकलीफ में है और भाभी की मदद तो हमें करनी ही चाहिए, और ऐसे समय में भाभी के पैर छूने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे नहीं रीता, तुम बैठो आराम से। रीता तुम फुर्सत से थोड़ी देर माँ के साथ बैठ जाओ, ये तो वैसे भी मेरे रोज का ही काम है। बताइए मम्मी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप दादी बनने वाली हैं। सब कुछ तो अच्छा है बेटा, लेकिन एक बात कहूँ, मुझे तेरी भाभी का व्यवहार ना बड़ा रूखा सा लगता है हम लोगों के प्रति। अरे ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, वो तो प्रेगनेंसी में ऐसे मूड स्विंग होते रहते हैं। नहीं बेटा वो सब तो मैं समझती हूँ, लेकिन जब भी तेरी भाभी के मायके वालों का फोन आता है तो तेरी भाभी बहुत ही खुश होकर उन लोगों से बात करती है, और जब भी हम लोगों से बात करने का मौका आता है तो तेरी भाभी की अजीब सी नाक चढ़ी ही रहती है। और मुझे एक बात बहुत ही बुरी लगी आज तेरी भाभी की। क्या मम्मी? तेरी भाभी कहती है कि उनकी माँ के पास फालतू की फुर्सत नहीं है, और वैसे भी तेरी भाभी की डिलीवरी कराना तेरी भाभी के ससुराल वालों की जिम्मेदारी है, इसलिए अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती है। अरे कई लोगों के ससुराल में तो तूने देखा ही होगा, पहले डिलीवरी मायके में करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा ठीक है बहू हमारी जिम्मेदारी है, हमें खुशी खुशी डिलीवरी यहीं करवाएंगे। लेकिन फिर भी तेरी भाभी कैसी उल्टी बातें करती है। हम लोग तेरी भाभी के लिए कितना ही कुछ कर ले बेटा, लेकिन वो कभी अपने ससुराल वालों से खुश नहीं रहती, और जहाँ बात मायके की आ जाती है ना तो बढ़ चढ़कर अपने मायके वालों की तारीफ करती है वो। ठीक है ना मम्मी, भाभी भी धीरे धीरे सब समझ जाएगी। और मैं तो सोचती हूँ मम्मी, चाहे कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन हम उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखें ना तो एक दिन हम अपने अच्छे व्यवहार से उसके मन को जरूर परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, हमेशा भाभी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। देख लीजिएगा एक दिन आप लोगों के व्यवहार का नतीजा कि भाभी खुद ब खुद आप लोगों को पूरा मान सम्मान और प्यार देने लगेगी। कितनी समझदार हो बेटा तुम, तभी तो मेरी समधन जी हमेशा मुझसे कहती रहती है कि मैंने उन्हें हीरा दिया है। तुम तो सिर्फ हीरा हो बेटा, लेकिन मेरा दामाद तो कोहिनूर का हीरा है। तुम दोनों ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से एक खुशहाल परिवार बनाया है, और मैं ऐसा करती हूँ बेटा कि तुम्हारा परिवार इसी तरह खुशहाल रहे। अच्छा ठीक है मम्मी, बहुत रात हो गई है, चलिए चलकर सो जाइए, और मुझे भी तो सुबह जल्दी अपने ससुराल जाना है। हाँ बेटा ये तो है, चलो अच्छा ही हुआ कि तुम्हारा ससुराल और मायका एक ही शहर में है, तो हम लोगों को कितनी सहूलत हो जाती है। और 1 महीने बाद वो दिन भी आ जाता है जब रीता की भाभी की डिलीवरी होने वाली होती है। अरे देवकी, रीता को फोन नहीं किया क्या? बताया नहीं उसे कि भाभी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं? बस जी मैं रीता को ही फोन लगाने वाली थी। हेलो रीता बेटा। हाँ मम्मी। बेटा तुम्हारी भाभी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गई थी, तो डॉक्टर ने कहा उन्हें आज ही एडमिट होना पड़ेगा और शाम तक वो सीजर कर देंगे। अच्छा ये तो खुशी की बात है मम्मी, आप लोग कहाँ पर हैं? हम लोग तो घर में ही है बेटा, लेकिन मैं भी थोड़ी देर में हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम भी सीधे मुझे हॉस्पिटल में ही मिलो। ठीक है मम्मी मैं पहुँचती हूँ। क्या हुआ भैया, डॉक्टर ने क्या कहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ ठीक है रीता, बस उन्होंने कहा है कि 1 घंटे बाद सीजर कर देंगे। अरे भैया माँ अब तक नहीं आई? हाँ बेटा मैं भी आ गई हूँ। ये क्या लेकर आई हो रीता? मम्मी इसमें कुछ मिठाइयाँ हैं जो मैंने बेकरी से खरीदी है, और कुछ घर में बनाए गए देसी घी के लड्डू हैं जो मेरी मम्मी जी ने बनाया है। क्या बेटा समधन जी को क्यों खामोखा परेशान कर दिया तुमने? वैसे तो बेचारी अपने घुटने से कितनी परेशान रहती है। अरे क्या बताऊँ मम्मी, मैंने तो मना किया था, लेकिन मम्मी जी ने खुद से ही सब कुछ बना लिया। मम्मी आप चलकर मेरे ससुराल में 1 घंटा वेट कीजिए, आप यहाँ परेशान हो जाएंगी, मैं यहाँ भैया के साथ रुक रही हूँ। अरे नहीं बेटा तू क्यों परेशान होगी, जा तू अपने ससुराल, जब कुछ हो जाएगा तब हम तुम्हें फोन करके बुला लेंगे। वहाँ समधी समधन जी बेकार में
परेशान हो जाएंगे। नहीं माँ, मम्मी जी ने खुद से कहा है कि मैं यहाँ आराम से रुक जाऊँ और आप लोगों को कोई परेशानी ना होने दूँ। सच में बेटा, कितने अच्छे हैं तेरे ससुराल वाले। वो तो है माँ। नहीं बेटा, मैं भी यही रुकती हूँ तुम्हारे साथ। देवकी जी, रीता और रीता का भाई कमलेश 1 घंटे तक हॉस्पिटल में बैठकर इंतजार करते हैं। पूरे 1 घंटे के बाद कविता का सीजर हो जाता है और डॉक्टर आकर कविता के घर वालों को खुशखबरी देते हैं कि कविता ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। डॉक्टर साहब, हम कब मिल सकते हैं अपने पोते और अपनी बहू से? 1 घंटे बाद मिल सकते हैं आप, अभी वेट कीजिए। कैसी हो कविता बहू? ठीक हूँ मम्मी जी। भाभी, आप किसी चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, यहाँ से मेरा ससुराल पास है। मैं आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी और खाने पीने सबकी व्यवस्था कर लूंगी। हाँ दीदी, ससुराल पास में है तो इतना तो कर ही सकती हैं आप। रीता बेटा, तुम्हें अपने ससुराल की भी तो जवाबदारी उठानी है ना, तुम क्यों इतना परेशान होती हो? मम्मी, मैं सब देख लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और आप पापा के भी खाने पीने की चिंता मत कीजिए। ये ऑफिस जाते समय ना पापा के लिए सुबह शाम टिफिन छोड़ दिया करेंगे घर में। रीता खुशी खुशी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी उठाती है और साथ ही हॉस्पिटल आकर अपनी भाभी की देखभाल करती है, अपने मम्मी पापा और भैया के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था करती। और रीता की सास ने भी रीता की भाभी के लिए गोंद के लड्डू, सोट के लड्डू और इसी तरह के 3-4 प्रकार के लड्डू बनाए थे। इस तरह रीता पूरे 1 हफ्ते तक अपनी भाभी और अपने मायके वालों की सेवा करती है मन लगाकर, और 1 हफ्ते बाद रीता की भाभी का डिस्चार्ज भी हो जाता है हॉस्पिटल से। रीता नहीं होती तो हम लोगों को कितनी दिक्कत हो जाती जी। अरे उसने अपने ससुराल के साथ साथ यहाँ की भी सारी जिम्मेदारी एक पैर में खड़े होकर दौड़ भाग करके निभाई है। अरे सुबह से शाम तक बस ससुराल ससुराल से मायका और मायका से हॉस्पिटल की दौड़ भाग करते रहती थी लड़की, चैन की सांस तक नहीं ली उसने। हाँ देवकी, समधी जी बता रहे थे कि समधन जी के घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगले महीने उनके घुटनों का ऑपरेशन होने वाला है। हाँ पापा, जिया जी ने इस बारे में मुझसे बात की थी। जिया जी ने बताया कि बजाज हॉस्पिटल में उनकी मम्मी के घुटनों का ऑपरेशन होने वाला है। अरे ये बजाज हॉस्पिटल तो हमारे घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है ना बेटा। हाँ पापा। चलो अच्छा है बेटा, जरूरत पड़ने पर हम लोग भी मदद कर देंगे उन लोगों की। उन लोगों ने कितनी मदद की है हमारी। नहीं मम्मी, दीदी से बात हुई थी मेरी, दीदी ने बताया कि उनकी सासू माँ का ऑपरेशन 9 महीने बाद है। अरे 9 महीने बाद? इतनी देरी से क्यों? हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन डॉक्टर ने ही कहा है। अच्छा दोनों बच्चे सो गए क्या बेटा? हाँ मम्मी जी, अभी सुलाया है मैंने। ठीक है, जाओ तुम लोग भी आराम कर लो। हाँ ठीक है माँ। आपके मम्मी पापा ना हमेशा रीता दीदी का ही माला जपते रहते हैं। रीता ने हमारे लिए ये किया, रीता ने हमारे लिए वो किया। रीता दीदी ने हमारे पर कोई एहसान नहीं किया जी, उन्होंने तो अपना बस फर्ज निभाया है। लेकिन ये मम्मी पापा तो बस दीदी और जिया जी का ही गुणगान करते रहते हैं। अरे ठीक है ना कविता, तुम क्यों इतना परेशान होती हो? करने दो मम्मी पापा को। लेकिन एक बात तो है कविता, रीता दीदी ने कितने महंगे महंगे उपहार दिए हैं हमारे बच्चों को, और साथ में दोनों बच्चों के लिए सोने की चैन, ये भी तो मायने रखता है ना। अच्छा, अब मेरी चांदी की करधन को भी गिना दो। देखिए जी, ये हर बुआ का फर्ज होता है, रीता दीदी ने कुछ अलग नहीं किया है। अब आप भी उनके नाम की माला मत जपिए। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, और देखो मम्मी पापा से कुछ मत कहना, नहीं तो खामोखा मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे। हाँ हाँ, हमेशा तो आपको इसी बात की परवाह रहती है कि आपके मम्मी पापा नाराज ना हो जाए, लेकिन मेरी नाराजगी से आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, सॉरी, गुड नाइट बाबा, सो जाओ अब। मम्मी जी, थोड़ा आराम लगा आपको? हाँ बेटा, काफी आराम है मुझे। बस कुछ ही दिनों की बात है मम्मी जी, फिर आपके घुटनों का ऑपरेशन हो जाएगा तो आप अच्छे से चल फिर पाएंगी। अरे बेटा, जिसकी तुम्हारी जैसी बहू हो वो चल फिर ना भी सके तो कोई समस्या थोड़ी ना है। तुम मेरी कितने अच्छे से देखभाल करती हो, मुझे तो कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने देती कि मैं चल फिर नहीं पाती हूँ। लेकिन मम्मी जी, फिर भी ऐसा कब तक चलेगा? ठीक तो आपको होना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा। मम्मी कैसी है आपकी तबीयत? अरे बेटा, तबीयत को क्या हुआ है, थोड़ी घुटने में समस्या ही तो है, तबीयत तो चंगी भली है। अरे रीता बेटा, 3 महीने हो गए तुम अपने मायके नहीं गई हो, क्या तुम्हें तुम्हारे भतीजों की याद नहीं आती? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, याद तो आती है, लेकिन यहाँ की भी तो जिम्मेदारी है ना। अरे बेटा, तो तुम्हें कौन से ज्यादा दूर जाना है, यही शहर की तो बात है, दिन भर में जाकर आ जाओ तुम। ठीक है मम्मी जी, मैं बच्चों को लेकर संडे को चली जाऊंगी। अभी तो भाभी की मम्मी आई हुई है, भाभी की अच्छी देखभाल होती होगी, और साथ में बच्चों की भी। ठीक है बेटा, संडे को चले जाना तुम बच्चों को लेकर। ठीक है मम्मी जी। मम्मी मम्मी, अरे रीता तुम आई हो? जी नमस्ते आंटी जी। मम्मी कहाँ गई आंटी जी? अरे रीता तुम आई हो बेटा? हाँ मम्मी, क्या कर रहे थे आप? और ये आपके हाथों में आटा भरा है, रोटियां सेक रहे थे क्या आप? हाँ बेटा बैठो तुम, और मेरे गोलू मोलू भी आए हैं साथ में। कैसे हो बेटा तुम लोग? बड़े दिनों के बाद आए हो नानी के घर। हम तो अच्छे हैं नानी। मम्मी, हम छोटे बेबी के पास जा रहे हैं। हाँ चलो बच्चों, मैं लेकर चलती हूँ तुम लोगों को। और ये थैले में क्या लाई हो बेटा? मिठाई और कुछ खिलौने हैं माँ। क्या बेटा, तू जब भी आती है ढेर सारा सामान लेकर आती है, क्यों लेकर आती है इतना? अरे मैं इकलौती बुआ हूँ अपने भतीजों की, ऐसे खाली हाथ कैसे आ सकती हूँ? लेकिन माँ, क्या कोई परेशानी है? आप मुझे कुछ उदास सी लग रही हैं। क्या बताऊँ बेटा, वही तेरी भाभी का व्यवहार
दिन ब दिन सुधरने की जगह उसका व्यवहार हम लोगों के प्रति और खराब होते जा रहा है। ऐसे तो वो सीधे सीधे कुछ ज्यादा कहती नहीं है, लेकिन उसकी बेरुखी साफ समझ में आती है हमें। मम्मी चिंता मत कीजिए, आप धीरे धीरे देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब तो भाभी की मम्मी भी आ गई है ना, भाभी की मम्मी यदि ऐसा कुछ देखेंगी तो वो जरूर अपनी बेटी को समझाएंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी की मम्मी ना तुम्हारी सास या माँ की तरह नहीं है, वो भी बिल्कुल तुम्हारी भाभी की ही तरह है। अच्छा ये सारी बात जाने दीजिए माँ, बेकार में यदि कोई सुन लेगा तो कलेश हो जाएगा घर में, और मैं नहीं चाहती कि मेरे आने से मेरे मायके में कोई भी कलेश हो, इसलिए मैं इस टॉपिक में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी भाभी की माँ तो मेहमान की तरह आई है, 2-4 दिनों में चली जाएंगी, फिर आप लोग तो पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे ना। हाँ बेटा, और बताओ समधन जी की तबीयत कैसी है? अच्छी तो नहीं है माँ, लेकिन फिर भी मम्मी जी कभी जताती नहीं जैसे उनको कोई समस्या है। बस कुछ ही दिनों की बात है माँ, फिर मम्मी जी के भी घुटनों का ऑपरेशन हो जाएगा तो वो भी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है माँ, मैं जल्दी से भाभी से मिल लेती हूँ, मुझे शाम तक घर वापस भी लौटना है। ठीक है बेटा। और भाभी सब बढ़िया है? हाँ दीदी सब बढ़िया है। लीजिए भाभी, इसमें मैंने थोड़ी सी मिठाई और बच्चों के लिए खिलौने लाए हैं। थैंक यू दीदी। ठीक है भाभी, अब हम लोग चलते हैं, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी देखभाल करनी होती है। ठीक है दीदी। धीरे धीरे दिन गुजर जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब रीता की सास का ऑपरेशन होने वाला होता है। सुनिए जी, रीता का फोन आया था, आज समधन जी का ऑपरेशन है। मैं तो कहती हूँ हम लोग भी चलते हैं हॉस्पिटल, पास में ही तो है। हाँ देवकी, जाना तो चाहिए हमें। ठीक है बहू को बता दो तुम, हम आ जाते हैं समधन जी से मिलकर। कविता, कविता बहू, क्या हुआ मम्मी जी? तुम बच्चों का ध्यान रखना, हम समधन जी को देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल। मम्मी जी पापा जी को जाने दीजिए ना, अभी से आपको जाने की क्या जरूरत है? अभी तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ है, जब ऑपरेशन हो जाएगा तब चली जाना आप मिलने। यहाँ मैं अकेली घर संभालूंगी या बच्चों को देखूंगी। हाँ ठीक है देवकी, तुम रहने दो, मैं ही मिलकर आ जाता हूँ। जब ऑपरेशन हो जाएगा तब तुम चली जाना। सुनिए जी, जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो रास्ते से फल ले लीजिएगा। क्या मम्मी जी, ये फल लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी तो दीदी की सासू माँ का ऑपरेशन होने वाला है, वो क्या अभी फल खाएंगी? लेकिन कविता, ऐसे हॉस्पिटल खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही चाहिए ना। और वैसे भी रीता के ससुराल वालों ने तो हमारे लिए कितना कुछ किया है, तुमने देखा है रीता कभी खाली हाथ आई है? देखिए मम्मी जी, वो तो दीदी का फर्ज है। कविता बहुत ही स्वार्थी है, कभी किसी के अच्छे का नाम नहीं ले सकती है। धीरे धीरे 2 दिन भी बीत जाते हैं और अब तो रीता की सास का ऑपरेशन भी हो गया था। लेकिन रीता के सास का ऑपरेशन जिस हॉस्पिटल में हुआ था वो रीता के ससुराल से काफी दूर था, लेकिन मायके के नजदीक था। दामाद जी, समधन जी की छुट्टी कितने दिनों में हो जाएगी? मम्मी जी, डॉक्टर तो पूरे 15 दिन बोल रहे थे। रीता, तुम अकेले क्यों इतना परेशान होती हो बेटा? अरे माँ, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? बेटा तू कितनी थक चुकी है, थकान साफ साफ तेरे चेहरे में दिख रही है। अरे तेरे ससुराल से हॉस्पिटल तो दूर है, लेकिन मायके से पास है। मैं तो कहती हूँ 15 दिनों की तो बात है, खाना पीना सब कुछ तुम अपने मायके से ही कर लो। सुबह दामाद जी यहाँ नाश्ता देने आते हैं, फिर अपनी माँ को नाश्ता कराकर वो ऑफिस चले जाते हैं, फिर दोपहर को तुम खाना लेकर आती हो, फिर तुम दोपहर के बाद घर जाती हो शाम को, फिर शाम का खाना बनाती हो, फिर शाम को आ जाती हो हॉस्पिटल, उसके बाद फिर रात को ही तुम वापस जाती हो और फिर रात को सबका खाना बनाती हो। कितना परेशान हो जाती हो बेटा तुम अकेले। इसलिए दामाद जी देखिए, समधी जी का भी खाना ना हम लोग घर से ही भिजवा दिया करेंगे, और स्कूल वैन वाले को भी बता दीजिए कि वो कुछ दिनों तक बच्चों को हमारे घर पर उतारे। नहीं माँ, बेकार में ही भाभी परेशान हो जाएगी। क्या बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अरे ऐसे ही समय में तो इंसान एक दूसरे के काम आता है। नहीं माँ, रहने दीजिए, हम लोग अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। अरे हम लोग कोई दूसरे थोड़ी ना है बेटा, और 15 दिन की बात है, अभी तो मुश्किल से 2 ही दिन कटे हैं। हाँ रीता, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो तुम कितनी थक जाती हो, और बच्चे भी अपनी नाना नानी के पास जाकर खुश रहेंगे। वैसे भी बच्चे घर में कितना परेशान हो जाते हैं जब हम लोग नहीं रहते तो। इस तरह रीता की मम्मी रीता से बार बार आग्रह करती है, तब जाके रीता अपनी मम्मी की बात मानती है और वो फिर अपने मायके से ही खाना लाने ले जाने लगती है। 3-4 दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन रीता की भाभी को बहुत गुस्सा आ जाता है। कविता बहू, खाना बना दिए क्या? रीता खाना लेने आई है। एक बात बताइए मम्मी जी आप मुझे, दीदी की सास बीमार है तो मैं क्या करूं? उनका ठेका थोड़ी ना मैंने ले रखा है। एक बात बताइए मम्मी जी, मैं अपने घर के काम करूं या उनके ससुराल के काम काज निपटाऊं? मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है। देखिए मम्मी जी, आपकी बेटी और आपकी बेटी के ससुराल वाले हैं, इसलिए आप जानिए, मुझसे इतना उम्मीद मत कीजिएगा, मुझसे इतना काम नहीं होने वाला है। कविता, ये क्या बोल रही हो तुम? जरा सोच समझ कर तो बोलो, और वैसे भी कौन सा एक्स्ट्रा काम कर रही हो तुम? अरे 6 रोटी और दाल सब्जी ही तो बढ़ा रही हो ना, अलग से उनके लिए खाना तो नहीं बना रही हो, और बना भी दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? 8-10 दिनों की तो बात है। नहीं नहीं मम्मी, भाभी से कुछ मत कहिए, वैसे भी भाभी ठीक ही तो कह रही है, अब मैं अपने घर से आ जाकर काम कर लूंगी, बस 2-4-8 दिनों की तो बात है। अरे दीदी सुनो तो। दीदी देखो दीदी, आप कविता की बातों को बुरा मत मानिए, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि औरतों को घर में कितना काम होता है। और आप ही बताइए ना दीदी, और ऊपर से किसी और का अतिरिक्त काम पड़ जाए तो कोई भी औरत तो चिढ़ेगी ही ना। इसलिए आज कविता ने थोड़े कड़े शब्द कह दिए, आप दिल पर मत लगाना।
वो ऐसा है ना दीदी, कविता को घर में बहुत सारा काम रहता है, वह परेशान हो जाती है और ऊपर से अतिरिक्त काम का बोझ वो सह नहीं पा रही है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपके आने से हमें कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन ऐसा है दीदी, मेरी पत्नी जो कह रही है ना वो गलत नहीं है। और ऐसा है दीदी, माँ ने ये निर्णय लेने से पहले ना मुझसे या मेरी पत्नी से एक बार भी नहीं पूछा। और कविता कितनी थक जाती है दीदी, उसे भी तो आराम की जरूरत है ना। हाँ भैया, मुझे मालूम है, मैंने तो माँ से मना भी किया था, लेकिन माँ नहीं मानी। और भाई, मैं अच्छे से समझती हूँ, घर के कामकाज बढ़ जाते हैं ना तो घर की औरतें चिढ़ने लगती हैं। ठीक है भैया, मैं अपना अतिरिक्त बोझ भाभी पर क्यों डालूं? ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। ठीक है भाई, मैं कल से यहाँ नहीं आऊंगी। वाह बेटा, क्या बात कही है तुमने और बहू ने। अरे तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? भूल गए तुम लोग इतने जल्दी? अरे 1 साल पहले जब तुम्हारी बीवी को जुड़वा बच्चे हुए थे, तब तुम्हारी इसी बहन ने अपना ससुराल, अपना मायके और अस्पताल की भी सारी जिम्मेदारी खुद ही उठाई थी। अरे तेरी बीवी को ना सीजर से जुड़े बच्चे हुए थे, लेकिन तेरी इसी बहन ने तुम लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होने दी थी। तुम्हारी बहन ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर उठा दी थी। तीनों टाइम का नाश्ता, खाना सब कुछ वो अपने ससुराल से कर देती थी। यहाँ तक उसकी सास ने 4 प्रकार के लड्डू भी बनाकर भेजे थे तुम्हारी बीवी के लिए। अरे इसी रीता ने मुझे हॉस्पिटल में रहने नहीं दिया और ना ही तुझे हॉस्पिटल में खाना खाने दिया। अरे तुझे अपने घर ले जाकर तीनों टाइम का चाय, नाश्ता और खाना खिलाती थी तेरी बहन। यहाँ तक समधन जी ने तेरी पत्नी के लिए इतने सारे मेवे मिष्ठान भून कर दिए थे कि जुड़वा बच्चे हुए हैं, बहू को कोई कमजोरी ना आ जाए। बेचारी रीता की सास, जो बेचारी अपने घुटने की समस्या से तो वैसे ही परेशान थी, लेकिन फिर भी डिलीवरी में जो भी सोट के लड्डू, गोंद के लड्डू, मेवा मिष्ठान जो भी घर में बनते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने ही बनाकर भिजवाई थी, ये बोलकर कि घर में जाओगे तो ये सब बनाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि जुड़े बच्चों को कैसे कैसे संभालोगे आप। एक बात बता, अरे तेरी बीवी रीता की सास की क्या लगती थी? अरे उन्होंने तो रिश्तेदार समझकर ही अपना फर्ज निभाया था ना, लेकिन बेचारी तुम्हारी बहन ने उस वक्त तो ये नहीं सोचा कि तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी का अतिरिक्त बोझ आ रहा है उसके सिर पर। अरे रीता ने ना तुम लोगों के लिए अपना दिन रात एक कर दिया था, और आज जब रीता को तुम लोगों की जरूरत पड़ी तो तुम लोग स्वार्थी बन गए, और स्वार्थी के साथ साथ तुम लोग रीता के अपमान करने पर भी उतारू हो गए। अरे उस बहन का अपमान करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती, जिसने तुम लोगों का हर कदम कदम पर साथ दिया है। और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है और ये घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। रीता यही रहेगी जब तक उसकी सास अस्पताल में है, वो अपने ससुराल नहीं जाएगी और यहीं से तीनों टाइम का चाय, नाश्ता, खाना, दलिया, खिचड़ी सब कुछ लेकर जाएगी अपने सास के लिए। मैं मानती हूँ मम्मी जी कि रीता दीदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं, लेकिन ये तो उनका फर्ज था ना, क्योंकि वो बच्चों की इकलौती बुआ है और हर बुआ ना अपने भतीजे भतीजों के लिए करती है। मैंने भी अपने भतीजे के लिए किया है, लेकिन मैं तो अपने मायके में जाकर नहीं रह रही हूँ। हाँ, हो सकता है भविष्य में मैं दीदी के लिए कुछ कर दूं, लेकिन कोई अपनी ननद की सास के लिए अपने सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालता है। इसलिए आप सुन लीजिए मम्मी जी, मैं भी कोई काम नहीं करने वाली हूँ। मुझे यदि पता होता ना मम्मी जी कि आपकी बेटी ने हमारे लिए जो किया है उसका वो हम पर एहसान जताएगी, तो मैंने कभी उनकी मदद नहीं ली होती। दीदी आपका तो अच्छा है, पहले मदद करो और बाद में एहसान भी जताओ। वाह भाई वाह। और वैसे भी दीदी को किसने कहा था हमारे लिए करने? उन्होंने तो ये सब अपने मन से किया था। मम्मी, आप क्यों बेवजह परेशान हो रही है? जैसे इतने दिन निकल गए, 2-4-8 दिन और निकल जाएंगे। मैं जा रही हूँ माँ, आप लोग बेवजह मेरे लिए आपस में लड़ रहे हो। अगर मुझे ये सब मालूम होता ना तो मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं आई होती। नहीं रीता, अब तो तू कहीं नहीं जाएगी। अरे मेरी बहू को मैंने अपनी बेटी जैसे समझा, लेकिन वो खुद को इस घर की मालकिन समझ बैठी। लेकिन लगता है मेरी बहू भूल गई है, इस घर की मालकिन अभी भी मैं हूँ। कविता, तुम इतने फर्ज फर्ज का डिंडोरा पीट रही हो। एक बात बताओ, जब तुम्हारी डिलीवरी हुई तब तो तुम्हारे मायके वालों ने आकर झांका भी नहीं, सीधे बच्चे के पहले जन्मदिन में आ गए थे सब लोग। लेकिन फिर भी तुम अपने मायके वालों के लिए एक टांग पर खड़ी रहती हो हमेशा। लेकिन जिस ननद और ननद के ससुराल वाले ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए तुम आज काम का बोझ बता रही हो। एक बात कान खोलकर सुन लो कविता, ये घर ना रीता के पिताजी ने करवाया है और इस घर में रीता का आज भी उतना ही हक है जितना उसके भाई कमलेश का है। इसलिए मेरी बेटी को ना किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है कि वो इस घर में रहेगी या नहीं। इस घर में 50% की हिस्सेदारी मेरी बेटी रीता की है, लेकिन मैं चाहूँ ना तो एक चुटकी में इस घर की 100% हिस्सेदारी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की कर दूं। हाँ ठीक है ना मम्मी जी, यदि आपने इतने आगे तक का सोच लिया है तो ठीक है, अपना अंतिम संस्कार भी ना अपनी बेटी से ही करवा लेना। जाने दीजिए ना माँ। अरे रीता, आज चुप नहीं रहूंगी बेटा मैं। अरे इतने सालों से मैं तुम्हारी भाभी के नखरे देख रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक कुछ नहीं बोला, लेकिन आज इन लोगों को ना इनकी औकात याद दिला देती हूँ मैं। अरे बेटे बहू है तो क्या सिर पर बैठकर नाचेंगे? और तुमने अभी क्या कहा कि मैं अपना सारा काम अपनी बेटी से करवा लूं और क्रियाक्रम भी मेरी बेटी करेगी? हाँ वो तो कर भी लेगी, क्योंकि मुझे तुमसे ना कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुम एक नंबर के एहसान फरामोश हो। और कान खोलकर सुन लो, यदि तुम्हें इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलते बनो यहाँ से। ठीक है, तो अपनी बेटी से ही क्रियाक्रम करवा लेना। भाभी, अपनी जबान संभाल कर बात करो। दीदी, आप हमारे घर के मैटर में मत पड़ो। लगता है तुम्हें इस घर की इकलौती बहू होने का गुमान है ना, तो ठीक है, ये गुमान भी मैं तुम्हारा अभी तोड़ देती हूँ। तुम अपने पति के साथ ना अभी के अभी मेरे घर से बोरिया बिस्तर बांध कर निकलो। और रही बात मेरी क्रियाक्रम की, तो तुम और तुम्हारे पति मेरे क्रियाक्रम की चिंता मत करो। और एक बात बताओ, क्या जिसका कोई नहीं होता दुनिया में उसका अंतिम संस्कार नहीं होता है? अगर मेरी बेटी नहीं भी होती ना तब भी मैं ऐसे ही गुमान करती, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका अंतिम संस्कार तो सरकार ही करवा देती है। लेकिन आज सब
मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ माँ। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने ना जाने गुस्से में आकर क्या क्या कह दिया आपसे। कविता, माफी मांगो मेरी माँ से। मैं क्यों माफी मांगू? अरे माफी मांग लो, वरना बोरी या बिस्तर समेट कर इस घर से निकलना होगा। और मेरा तो अपना कोई ठिकाना है नहीं। और तुम भी तो अपने भाभी भैया के व्यवहार को जानती हो ना। बताओ, क्या तुम्हारे भाभी भैया जिंदगी भर तुम्हें अपने घर में बिठाकर पाल लेंगे? कविता अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर अपने मायके वालों के बारे में सोचने लगती है। तब कविता को समझ में आता है कि हाँ, उसके भैया भाभी तो कभी भी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। इसलिए कविता सोचती है कि माफी मांगने में ही भलाई है और वो अपने सास के चरणों में गिर जाती है। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। ना जाने मैं गुस्से में आकर आपको क्या क्या कह बैठी। नहीं, मैं तुम जैसे स्वार्थी इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती। दीदी प्लीज कुछ कहिए ना, हमारे लिए ना सही, अपने भतीजों के लिए कुछ कहिए ना दीदी। मैं कहाँ जाऊंगी अपने दो बच्चों को लेकर? हाँ माँ, हर किसी को एक चांस तो देना ही चाहिए। एक बार माफ कर दीजिए आप इन्हें। हाँ माँ, माफ कर दीजिए। आज के बाद हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे और ना ही कभी किसी का दिल दुखाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी इस मगरमच्छ के आंसू में आकर तुम लोगों को माफ नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी बेटी की वजह से तुम लोगों को माफ कर रही हूँ। देवकी जी अपनी बेटी की बात मानकर अपने बेटे और बहू को माफ कर देती है। और देवकी जी के भी बेटे और बहू को अच्छा खासा सबक मिल गया था। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को